नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने दो पार्ट के अंदर डाइजेशन सिस्टम को पढ़ा था, जिसमें हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन क्या होता है, किसे कहते हैं, डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं। जो हमने सेकंड पार्ट के अंदर इससे पहले माउथ कैविटी के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हम सबसे पहले टंग, जिसमें जीवा को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और एक और पैलेट तालु था, उसके हम टाइप वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्या होता है टीथ, किस प्रकार से टीथ की स्ट्रक्चर होती है। हमने इससे पहले वाले भाग के अंदर पढ़ा था कि दांत के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या होता है, मतलब किस प्रकार से दांत की संरचना होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इससे पहले वाले भाग के अंदर आपको बताया गया था कि जो दांत की उत्पत्ति होती है वो एक्टो और मेसोडर्म से होती है। अब जिसको पता नहीं है एक्टोडर्म और मेसोडर्म क्या है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हो, आप उसमें बताया है आपको। जो अब एक्टोडर्म होती है कि उसमें यह नहीं बताया गया था कि दांत के किस भाग की उत्पत्ति है वो एक्टोडर्म से होती है और किस भाग की उत्पत्ति है वो मेसोडर्म से होती है। तो हम इसमें जानेंगे कि किस भाग की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है और किस भाग की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। सबसे पहले देखते हैं कि दांत के भाग कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो दांत को तीन भाग के अंदर बांटा गया, जिसमें क्राउन, जिसको शिखर कहा जाता है, फिर नेक है जिसको गिरवा कहा जाता है, और फिर रूट है जिसे रूट का मतलब मूल कहा जाता है। ये आप पार्ट देख सकते हो, शिखर, गिरवा और मूल, ये तीन भागों के अंदर दांत को विभाजित किया गया है। अब एक एक भाग के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा भाग क्या है। क्राउन, शिखर, जो मसूड़ों के बाहर स्थित भाग, ये जो क्राउन भाग है ये मसूड़ों के बाहर जो स्थित आपको दिख रहा भाग है वो क्राउन है, शिखर है कहने का मतलब। सेकंड भाग है नेक। नेक गिरवा का मतलब होता है जो मसूड़ों के अंदर स्थित भाग होता है वो होता है नेक गिरवा। और मूल होता है, मूल कहने में जबड़ों में धसा भाग होते हैं, ये मूल होती है, जिसके अंदर मूल के रूप में जाती है। आप जब इसका थंबनेल देखोगे उसके अंदर आपको मूल आप आसानी से देख सकते हो किस प्रकार से होती है। जब डॉक्टर हम दांत चेंज करवाते हैं तो उसमें जो मूल होती है वो मतलब खराब हो जाती है, तो क्या करता है, चेंज करता है उस मूल को। अब है क्राउन। सबसे पहले क्राउन भाग शिखर के बारे में पढ़ते हैं कि क्राउन के अंदर जो क्राउन के ऊपर भाग होता है जो व्हाइट कलर का दिखाई देता है आपको, वो होता है इनेमल। अब इनेमल क्या होता है, इनेमल एक प्रकार का पदार्थ है जो हमारा शरीर है उसमें एमिलोब्लास्ट सेल्स होती है उसके द्वारा स्त्रावित होता है। यह मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सबसे कठोर भाग मनुष्य के अंदर बहुत भाग होते हैं और उसमें सबसे कठोर भाग की बात करें तो वो इनेमल है, या फिर हम कैसे एग्जाम में कभी कभी दांतों का इनेमल भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जो होता है वो शिखर या क्राउन के ऊपर वाला भाग होता है जो इनेमल होता है। अब है कि इनेमल दांत का सफेद हिस्सा है और इसकी उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो टीथ है, दांत है, उसकी उत्पत्ति एक्टो मेसोडर्म से क्यों होती है। एक्टोडर्म से जिस भाग की उत्पत्ति होती है वो होता है इनेमल, और बाकी वाला जो भी भाग रह जाता है तो वो मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये हम दांत की उत्पत्ति कहते हैं एक्टो मेसोडर्म से हुई है। अब हम देखते हैं कि इनेमल जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का इनेमल बना होता है। मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग है, एमिलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा स्त्रावन किया जाता है। अब इनेमल में आपको पूछ ले कि किस तत्व की उपस्थिति बहुत जरूरी है इनेमल के लिए, तो इनेमल के लिए एक फ्लोरीन तत्व है, उसकी उत्पत्ति बहुत जरूरी होती है। अब इनेमल की यदि गड़बड़ी हो जाती है, या तो फिर इनेमल हद से ज्यादा हो जाता है और इनेमल या फिर हद से कम हो जाता है, तो फिर इनेमल गड़बड़ हो जाता है, इनेमल वहां से हट जाता है, दांत क्या हो जाता है, खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब है डेंटाइन। अब डेंटाइन भाग क्या होता है कि डेंटाइन क्या होता है, ये एक प्रकार का मतलब ऐसा पदार्थ होता है जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा स्त्रावित होता है। अब ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा स्त्रावित होता है, ये क्या काम करता है डेंटाइन। डेंटाइन कहने का मतलब जब तक डेंटाइन का स्त्रावन ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है तब तक के ये जो हमारे दांत है वो वृद्धि करते हैं। जैसे ही ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती है वो कहने का मतलब है डेंटाइन का स्त्रावन रोक देती है या फिर वो मतलब रुक जाता है, तो दांत की वृद्धि होना बंद हो जाती है। तो ये होता है डेंटाइन का स्त्रावन से ये होता है। फिर पल्प कैविटी। क्या होती है पल्प कैविटी, तो ये दांतों की गुहा है। दांतों की गुहा कहने वाली, ये देख सकते हो आप,
ये कैविटी है, ठीक है, और जो पोषण देने का काम करती है। अब दांतों को भी पोषण तो चाहिए, तो ये पोषण देने का काम है वो पल्प कैविटी करती है। ये जो आप दिख रहे हो ये भाग, ये पल्प कैविटी है। अब पल्प कैविटी के अंदर जो और भी ये भाग देख रहे हो, ये अलग अलग प्रकार की नर्व है और ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर जो एपिकल पोर, जो सबसे ऊपर वाला एक छिद्र होता है इसमें दांतों में, और जो ये एपिकल पोर कहा जाता है, और इसके द्वारा ही विभिन्न प्रकार की जो तंत्रिकाएं होती है और जो ब्लड वेसल्स होती है वो इसके अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो ये था हमारे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और आप देखना चाहो तो ये सीकर भाग है जिसको हमने क्राउन भाग कहा जाता है, और ये गिरवा है जिसे नेक भी कहा जाता है, और ये मूल है जिसे रूट कहते हैं, कहने का मतलब। अब ये एपिकल पोर है, एपिकल पोर के द्वारा ब्लड वेसल्स और नर्व प्रवेश करती है, यहाँ से नर्व प्रवेश करती है, और इस भाग के द्वारा ये पल्प कैविटी है, तो इस भाग के द्वारा क्या होते हैं, दांतों को पोषण देने का काम किया जाता है। और इनेमल होता है, जो व्हाइट भाग होता है वो इनेमल होता है, और इनेमल के लिए कौन सा तत्व जरूरी है, फ्लोरीन जरूरी है, और ये ओडोंटोप्लास्ट सेल्स है। तो ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, और हम इससे अगले वाले पार्ट के अंदर, अब डाइजेशन का जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम ग्रसनी फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो अभी हम देखते हैं ग्रसनी फेरिंग्स के बारे में। अभी इससे पहले वाला जो पार्ट था तो वह माउथ कैविटी के बारे में हमने पढ़ा था, कि माउथ कैविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो माउथ कैविटी के अंदर पार्ट थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने टंग के बारे में पढ़ा था, फिर पैलेट के बारे में पढ़ा था, फिर टिथ के बारे में पढ़ा था। ये तो 3 भागों के अंदर पढ़ा था। अभी आप बक्कल कैविटी, जो माउथ मुख गुहा होती है, माउथ कैविटी होती है, उसके अंदर डाइजेशन हमने नहीं पढ़ा कि किस का डाइजेशन मुख गुहा के अंदर होता है, और उसमें जो भोजन का जो स्वरूप होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जो हम उसका पूरी मैकेनिज्म को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अलग अलग जो अंग है और ऑर्गन है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम ग्रसनी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है ग्रसनी? तो ये भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब कॉमन पैसेज है। कहने का मतलब है कि इसमें भोजन भी आती है और वायु भी आता है। किस भाग में भोजन और वायु दोनों मिलते हैं या फिर दोनों आते हैं, तो वो ग्रसनी वाले भाग के अंदर आते हैं। अब फिर मुख गुहा ग्रसनी में खुलती है। जैसे ही मुख गुहा पूरी होती है, जैसे ही पैलेट, वो कोमल पैलेट या फिर सॉफ्ट पैलेट जैसे ही पूरा होता है, तो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ग्रसनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब जो मुख गुहा बक्कल कैविटी होती है वो ग्रसनी के अंदर खुलती है। फिर एक ग्रसनी वाले क्षेत्र से 2 छिद्रों का जुड़ाव रहता है। कहना मतलब इसमें 2 छिद्र होते हैं, 2 पोर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है गुलेट और एक होता है ग्लोटिस। गुलेट है ये ग्रासनाल से में खुलता है। ग्रासनाल का मतलब होता है ओसोफेगस के अंदर खुलता है, और ग्लोटिस होता है ये वायुनाल में, कहने मतलब ट्रेकिया के अंदर खुलता है। अब ये किस प्रकार से खुलते हैं आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, ये एक प्रकार से मैंने ये ग्लोटिस मान लेता हूं और यहां पर मैं गुलेट मान लेता हूं। ये ग्लोटिस है और ये है गुलेट। अब आप देखते हो ये डायग्राम रियल में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक के पीछे एक होता है। कहने का मतलब है, मैं आपको बताता हूं, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे कि ग्लोटिस और गुलेट के बारे में देख रहे थे। तो देखो जो ग्लोटिस और गुलेट होता है ना, वो इस प्रकार से होता है। मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूं। जो डायग्राम यहाँ पर इस प्रकार से बन सकता है, इस प्रकार से नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये इस प्रकार से होते हैं। कहां पर होते हैं? ग्रसनी भाग वाले, ग्रसनी के अंदर होते हैं। तो एक गुलेट होता है और ग्लोटिस होता है। अब गुलेट होता है वो किसमें खुलता है? जो गुलेट वाला भाग होता है वो खुलता है वायुनाल के अंदर या ट्रेकिया के अंदर खुलता है, ठीक है। और जो ग्लोटिस भाग वायुनाल के अंदर खुलता है, और जो गुलेट भाग होता है वो खुलता है ग्रासनाल के अंदर। अब देखो, ग्रासनाल है जिसके अंदर भोजन एंटर करेगा, और वायुनाल है जिसके अंदर वायु एंटर करेगी। अब यहां पर क्या होता है, इसी भाग के ऊपर एक यहां पर एक भाग होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। अब देखो एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। तो यहां पर गुलेट और ग्लोटिस, ग्रसनी वाले भाग के अंदर दो छिद्र थे जिसके अंदर गुलेट और ग्लोटिस। गुलेट है वो ग्रासनाल के अंदर खुलता है, ओसोफेगस के अंदर खुलता है। ग्लोटिस होता है वो वायुनाल या ट्रेकिया के अंदर खुलता है। तो इस प्रकार से छिद्र होते हैं जो यहां पर खुलते हैं। अब यहां पर जैसे ही, कहने का मतलब भोजन और वायु दोनों साथ में आते हैं, या फिर जब भोजन आने लगता है, तो जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या कर देता है? ग्लोटिस को बंद कर देता है। जब भी भोजन करते हैं तो भोजन आता है यहां पर ग्रसनी के अंदर, तो ग्रसनी के अंदर ये 2 छिद्र होते हैं, जिसको एक वायुनाल के अंदर खुलता है, एक ग्रासनाल के अंदर खुलता है।
जो एपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस के ऊपर रहता है। कहने का मतलब होता है जैसे ही भोजन आता है ग्रसनी से तो जो एपिग्लोटिस क्या कर देता है, इस ग्लोटिस को बंद कर देता है। अब जैसे इस ग्लोटिस को बंद कर देता है, जो भोजन आ रहा है तो वो भोजन ग्लोटिस के अंदर नहीं जाएगा और बाद में किसमें, ग्लूट के अंदर चला जाएगा। तो बाद में जैसे ही भोजन चला जाता है तो एपिग्लोटिस अपने आप हट जाता है, यहां से खुल जाता है और ये ग्लोटिस में वायु को प्रवेश कर भेजता है और फिर हवा को भोजन को किसमें भेजता है, ग्रासनाल के अंदर भेजता है। जो एपिग्लोटिस होता है वो उपास्थि का बना होता है। अब उपास्थि क्या होता है, ये एक प्रकार का उत्तक है। यदि आपने उत्तक पढ़ा है तो टिश्यू पढ़े हैं आपने, तो टिश्यू के अंदर मुख्य तौर पे मोटे तौर पे 4 भागों के अंदर उत्तक को बांटा गया है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है उपकला उत्तक, दूसरा आता है संयोजी उत्तक, तीसरा आता है पेशी उत्तक और चौथा आता है तंत्रिका उत्तक। इसमें से जो संयोजी उत्तक है, तो संयोजी उत्तक के भी वापस 3 प्रकार है। कौन कौन से होते हैं, तो लचीले संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक और विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक। ये मोटे तौर पर संयोजी उत्तक या फिर कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार है। अब इसमें विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसके अंदर उपास्थि आती है, अस्थि आती है और रक्त आते हैं। ये विशेष प्रकार के 3 संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें से उपास्थि जो एपिग्लोटिस होता है वो उपास्थि का बना हुआ होता है। तो ये बंद हो जाता है भोजन आने के वक्त और फिर यहां से एंटर कर जाता है भोजन ग्रास नाल में। अब भोजन को निकलते वक्त एपिग्लोटिस ढक्कन ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि भोजन के कण वायु नाल में ना चले जाए। अब है कि कभी कभी भोजन के कण वायु नाल के अंदर चले जाते हैं तो हमें खांसी आती है जोर से, ठीक है, और जिसके कारण ये कभी बाहर भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अभी हमने ग्रसनी तक देखा है। अब हम इसके आगे ओसोफेगस देखेंगे और स्टोमक के बारे में देखेंगे, आमाशय के अंदर देखेंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक बार और कह देता हूं कि यहाँ पर हम ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर किसका डाइजेशन हो रहा है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैकेनिज्म पूरी मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो आप डीप से देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।